तो मैंने हमने यस फ्रेंड्स, हाँ, तो हमने बात की थी किसकी? अकबर की धार्मिक नीति, हमने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो है अकबर की राजपूत नीति। तो वैसे तो देखो, अकबर की राजपूत नीति के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट वे में आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ इतिहासकारों के जो है, जो विचार हैं, उन्हीं की बेसिस पर समझाने की जो है मेरी ये प्रयास है। और एग्ज़ाम के लिए भी अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है ऑथेंटिक माने गए हैं, इनके जो विचार से हम क्या है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक बात कर रहे हैं हम अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति, और ये इंटरेस्टिंग बात भी है, पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजपूतों के मामले पर क्या एक नीति का अनुसरण किया था। इससे पहले के जो दिल्ली सल्तनत के शासकों का हम देखते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध था राजपूत रियासतों को साम्राज्य के अंदर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना, और ऐसा उन्होंने किया भी बहुत बार। लेकिन फिर भी क्या देखते हैं, फिर भी देखते हैं कि राजपूत शासक किसी न किसी रूप में क्या है, अवसर आते ही क्या करते हैं, अपने आप को फिर से क्या कर लेते हैं, अपनी इन रियासतों को दिल्ली सल्तनत से फिर से अपने अधिकार में कर कर फिर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर देते हैं। तो ये एक लंबा समय चल रहा है। लगभग हम देखते हैं 1291 के बाद, 1292 के बाद में ये सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा था 400 साल से, और तो यहाँ पर भी यही चल रहा था। तो अकबर क्या है, अकबर के द्वारा पूरी तरीके से इसका एनालिसिस किया गया और बोला कि राजपूतों से शत्रुता की बजाय राजपूत शासकों से मित्रता ज्यादा क्या है फायदेमंद हो सकती है। तो इसी नीति को क्या है अकबर के द्वारा अनुसरण किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं बात करूं तो एलपी शर्मा सर की किताब है, और एलपी शर्मा सर के किताब के अंदर हम विचार पढ़ते हैं। आरपी त्रिपाठी इतिहासकार हैं, आरपी त्रिपाठी इतिहासकार। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी साहब हैं, इनके द्वारा क्या है, अ, अकबर की राजपूत नीति को कुछ आधार पर जो है व्याख्यात या व्याख्यात करने का जो उन्होंने जो बातें बोली हैं, उन्हीं की बेसिस को, उन्हीं के आधार पर मैं भी क्या है आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से क्या है अकबर की जो नीति है वो हमारे सामने आती है, और उसी को बेस मानकर अकबर के द्वारा क्या किया गया था, अपने इस जो है राजपूताना के जो अभियान को क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखो, हम अकबर की राजपूत नीति को राजपूत नीति शॉर्ट वे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। राजपूत नीति, और इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं राजपूत नीति। इस राजपूत नीति को हम चार आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, अगर बात करें तो पहला ये कि अकबर चाहते थे कि जो हिंदू राजा, ये जो राजपूत राजा है, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रियासत न माने, बल्कि मुगल साम्राज्य का अंग माने। पहला, राजपूत राजा अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई नहीं मानकर मानकर बल्कि
बल्कि मुगल राज्य का अंग माने। अंग माने। पहली बात ये थी, पहला पॉइंट ये था कि राजपूत राजा अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई नहीं माने। क्या माने? वो मुगल साम्राज्य का अपने आप को एक अंग माने, पार्ट माने। पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या थे? अकबर को वार्षिक खिराज दे। वार्षिक खिराज। और तीसरा अगर हम देखें, वार्षिक खिराज हो गया, राजपूत राजा अपनी रियासत। सैनिक सहायता, अधीनता स्वीकार कर ले तो क्या दे? जरूरत पड़ने पर क्या दे? सैनिक सहायता भी दे। सैनिक सहायता प्रदान करे। तो हम देख सकते हैं, देख लिए किस तरीके से हम बात करते हैं कि पहला तो क्या है कि वो खिराज देता रहे राजपूत राज्य। दूसरा क्या है? राजपूत राज्य अपनी रियासत स्वतंत्र रखे। वार्षिक खिराज, अकबर वार्षिक खिराज यानी अकबर प्रदान करे। सैनिक पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो ये है कि एक राज्य या राजपूत राज्य पड़ोसी राजपूत राज्य से संबंध अकबर के माध्यम से रखे। तो ये नीति थी अकबर की, ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अकबर की ये चार चीजें थी, अगर मोटा मोटा अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इन चार चीजों को मानकर इसी नीति को अनुसरण किया कि पहला क्या हो कि राजपूत राज्य क्या जो उसकी अधीनता में आए, वो क्या करे? अपने आप को मुगल साम्राज्य का अंग माने। दूसरा क्या करे? खिराज दे, समय से वार्षिक खिराज अकबर को दे। तीसरा जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता उपलब्ध कराए। और चौथा क्या है? दो राजपूत पड़ोसी राज्यों के बीच में अगर कोई संबंध भी हो तो मध्यस्थ कौन होंगे? अकबर होंगे, मुगल बादशाह उसके मध्यस्थ। तो इसी नीति को अनुसरण करते हुए क्या है, अकबर के द्वारा क्या है, राजपूत नीति को अपनी इम्प्लीमेंटेड की गई थी। आगे अगर हम देखें, अब आगे इसके थ्रू क्या किया गया, कुछ और बातें भी आती है। तो पहली बात शॉर्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है हम आपको समझ में आ जाए ये बात, और कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, कि अगर हम बात करें कि इन बातों को मानते हुए अकबर ने सबसे पहले क्या किया, तो अब अकबर ने सबसे पहले प्रमुख या शक्तिशाली राजपूत राज्यों के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अब सबसे पहले जो शक्तिशाली है, सब शक्ति संपन्न राज्य हैं, सबसे पहले उनके ऊपर अधिकार किया, ताकि अन्य जो राज्य हैं वो भी क्या कर सकें, अकबर की अधीनता मान सकते हैं, माने। तो इसके लिए देखो हम उदाहरण भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम 1562 का उदाहरण देख लेते हैं। 1562 में मेड़ता पर आक्रमण करना, मेड़ता पर आक्रमण, और यहाँ पर जयमल राठौड़ अकबर से संघर्ष करते हैं, पराजित होते हैं। तरीके से मेड़ता पर अधिकार हो जाता है किसका? अकबर का। तो मेड़ता एक महत्वपूर्ण दुर्ग था जिस पर क्या था, राठौड़, जयमल राठौड़ का अधिकार था। तो जयमल से क्या किया गया था, ये यहाँ से मेड़ता छीन ली गई थी अकबर के द्वारा। दूसरा हम बात करें 1568, 67 और 68। 68 के अंदर क्या है
मेवाड़ का दुर्ग है, मेवाड़, मेवाड़ का दुर्ग, चित्तौड़। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। और इसी समय 1500 बन गई है। हम देखते हैं रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ पर जयमल के द्वारा प्रतिरोध किया जाता। मेवाड़ का दुर्ग चित्तौड़, यहाँ पर राणा उदय सिंह के द्वारा मुगलों से यहाँ पर जो है चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार था, तो इनके द्वारा ही निर्देशित कर सामना किया गया किसका, अकबर का। फिर 1567 के अंदर रणथंबोर, यहाँ पर हाड़ा शासक हैं, सुरजन राय हाड़ा। हाड़ा शासक है, हाड़ा चौहान शासक है, सुरजन राय हाड़ा कोटा बूंदी के शासक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अधिकार किया जाता है रणथंबोर के दुर्ग। और यही जो प्लेस है, यहीं पर अकबर भेष बदल कर जाते हैं, मिलते हैं। और सुरजन राय हाड़ा को, जब ये सुरजन राय हाड़ा के द्वारा जब ये दुर्ग प्रदान किया जाता है, तो अकबर के द्वारा उन्हें क्या है, नंगाड़े का जो सम्मान उपाधि प्रदान की गई। जब भी मुगल दरबार के अंदर आप उपस्थित होंगे, तो या तो मेरे लिए नंगाड़ा बजता है या आपके लिए बजेगा। तो ये व्यवस्था इस तरीके से सम्मान देने का काम किया था अकबर ने। जब रणथंबोर का दुर्ग किसके द्वारा प्रदान किया गया, सुरजन राय हाड़ा के द्वारा अकबर को प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रमुख और शक्तिशाली सरदार और जो दुर्ग थे, उन पर अकबर ने क्या है, सबसे पहले प्रयास किया। और इन प्रयासों की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, अन्य जो रियासतें थी वो क्या हुई, अकबर की अधीनता स्वीकार करने की ओर अग्रसर हुई। आगे हम देखते भी 1570 का नागौर दरबार है। इस नागौर दरबार के अंदर का उद्देश्य ही यही था कि क्या कर सकें, जो राजपूत रियासतें हैं उनको क्या है, अपनी अधीनता में लाया जा सके। और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो हम ये बात करें, दूसरा है हम हम देखते हैं कि कुछ ऐसे थे जो स्वेच्छा से स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी के अंदर देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो इनके अंदर देखते हैं हम सबसे पहले आमिर के शासक, आमिर के उस समय शासक नहीं थे, लेकिन आमिर के माने गए हैं बिहारी मल, बिहारी मल, अन्य नाम है भारमल। और इनके द्वारा क्या किया जाती है, 1962 के अंदर सबसे पहले अधीनता स्वीकार की गई थी अकबर की। और इन्हीं के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किया गया था, पुत्री का विवाह अकबर से। और इन्हीं से जन्म हुआ था सलीम का, जहांगीर का जन्म हुआ था। तो ये पहला जो है संबंध, ऐसा नहीं है कि पहला ही था, और भी पहले हम देखते हैं मुस्लिम शासक थे जिनसे क्या था, संबंध था। लेकिन यहाँ पहला जो मुगलों के अंदर देखते हैं, तो पहला जो है यहीं पर भारमल के द्वारा क्या किया गया था, विवाह और अधीनता स्वीकार कर ली गई इस तरीके से। और जिनके द्वारा अधीनता स्वीकार की गई, तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, इन्हें मुगल सेवा में शामिल कर लिया गया, मुगल सेवा में शामिल। और जब इनको मुगल सेवा में शामिल कर लिया गया, तो हम देखते हैं भारमल, और भारमल के बाद इनके बेटे भगवंत दास, और उसके बाद इनके पोते हैं मान सिंह,
जो प्रमुख मुगल सेवा के अंदर रहे, और इनके द्वारा क्या है, मुगल सेवा के अंदर बहुत ही अच्छे काम किए गए और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने की वजह। तो दूसरी यहाँ पर एक और बात भी है, अकबर की धार्मिक नीति का भी यहाँ पर हमें मिलता है कि विवाह होने पर भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। एक मिनट, सॉरी, विवाह होने पर भी जो इनका विश्वास था धार्मिक, उसको मानने की पूरी स्वतंत्रता थी। यानी भगवान राम और भगवान राम और कृष्ण की प्रतिमाएं इन राजकुमारियों के पास थी, जिनका ये अपना पूजन करके अपने हिंदू जो सिस्टम थे वो फॉलो कर सकते थे। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। इसके बाद 1570 के बाद में हम देखते हैं जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और भी बहुत सारी रियासत हैं जिनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, और क्या किया जाता है, वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये एक बात। दूसरा, तीसरी बात तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, सम्मानपूर्वक संधियां, सम्मानपूर्ण संधियां की गई अकबर के द्वारा। यानी जिन राजपूत रियासतों ने जिन राजपूत रियासतों ने अधीनता स्वीकार कर ली, उनके साथ सम्मानपूर्वक संधियां की गई, उनको सम्मानपूर्वक मुगल सेवा में सम्मिलित किया गया, और उन्होंने मुगल साम्राज्य को और भी सुदृढ़ करने का काम किया। तो इस तरीके से सम्मानपूर्वक संधियां हुई। इनको वापस, ये जो राजा जो अधीनता स्वीकार कर ले हैं, इनको इनकी खुद की जो जागीर है, या जो इनका खुद का जो राज्य है, उसे वतन जागीर बोला गया। वतन जागीर वो वापस प्रदान कर दी गई। तो इस तरीके से इन राजपूत राजाओं का स्वयं का राज्य भी इनके पास रहा, और मुगल सेवा का करने का काम भी इनको जो है दिया गया। तो इस तरीके से जो इनके राज्य था वो वतन जागीर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से अकबर के द्वारा क्या किया गया था, इनके साथ सम्मानपूर्वक संधियां की गई थी। अब चौथी बात, अब इस नीति के तहत अगर देखें तो चौथी बात आती है विरोधी राजपूत। विरोधी राजपूत सरदारों के बारे में। राजपूत सरदारों से युद्ध की नीति अपनाई गई। युद्ध की नीति, युद्ध की नीति अपनाई गई। अब जो राजा, जो राजपूत शासक क्या करे, अकबर का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ क्या किया गया, युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। अब इस युद्ध की नीति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो खासकर देखें तो अ, सबसे पहले आते हैं, हम देखें मारवाड़। रावचंद्र सेन आते हैं। अगर विरोधी राजपूत शासकों में देखें तो मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन आते हैं। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, या महाराणा के अग्रज, या अग्रगामी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, 1570 का नागौर दरबार। 1570 का नागौर दरबार है,
ये उपस्थित हुए थे नागौर दरबार में, लेकिन इन्होंने क्या है, नागौर दरबार को छोड़ दिया और क्या है, हम देखते हैं सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, इनके अंदर शरण ली और ये संघर्ष ये अपने पूरे जीवन पर्यंत क्या है, मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और अकबर से संघर्ष जारी रहते हैं। तो अंत में हम देखते हैं कि पाली के पास जो पहाड़ हैं, इन्हीं पहाड़ों के अंदर आज भी क्या है, छतरी बनी हुई है इनकी। तो राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक हैं, जिन्होंने क्या किया, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया और राव चंद्रसेन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, अपने अन्य सेना नायकों को भेजा गया। हम नीति देखिए आप अकबर की, कि अकबर के द्वारा क्या है, बीकानेर के शासक राय सिंह को क्या किया गया, मारवाड़ की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर रखा गया और इन्हें निर्देशित भी किया गया कि वो राव चंद्रसेन को क्या करें, नियंत्रित करें या अकबर की अधीनता में लाने का प्रयास तो करें। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो राव चंद्रसेन। दूसरे जो सरदार हैं वह है महाराणा प्रताप। हम देखते हैं मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। और ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने काफ़ी सफल जो है प्रतिरोध किया था मुगलों का और अपनी मृत्यु तक इन्होंने ये संघर्ष जारी रहा था और मेवाड़ के लगभग सभी क्षेत्र स्वतंत्र करवा दिए थे अकबर की अधीनता से। और अ, ये संघर्ष भी काफ़ी लंबा संघर्ष हम देखते हैं। 1576 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1597 1597 तक महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, किनसे, मुगलों से कर रहे थे। तो ये कितने लंबे समय तक इन्होंने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ के सभी क्षेत्रों को क्या करवा दिया था, स्वतंत्र और सफल प्रतिरोध। तो आगे देखें तो इस तरीके से क्या है, ये वो राजप्रताप थे, इनके प्रति ये नीति अपनाई। लेकिन महाराणा प्रताप की बात है, जिन्होंने क्या है, अपने संघर्ष से क्या कर दिया, पूरे विश्व के अंदर क्या है, इस प्रतिरोध को जहाँ असंख्य संसाधन, असंख्य सैनिक और इन सब के होते हुए भी वो क्या कर सके, मेवाड़ के महाराणा के जो है उसके, उनको क्या है, डगमगा नहीं सके और उनके संघर्ष को टस से मस नहीं कर सके। तो ये एक पूरे विश्व में एक अनूठा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, वो महाराणा प्रताप का मिलता है। तो इस तरीके से बात करें इन जो है राजपूत नीति के अकॉर्डिंग इन सरदारों को क्या किया गया था, युद्ध की नीति का क्या किया गया था, अनुसरण किया था अकबर के द्वारा। तो हम देख सकते हैं अकबर की जो राजपूत नीति है उसके अंदर हम एक चीज आती है, समझौता, सुलह और समझौता की नीति जिसको हम बोल सकते हैं, सुलह और समझौते की नीति का अनुसरण किया गया था, जिसको हम कैरेट की थ्योरी भी बोल सकते हैं, छड़ी और गाजर का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कि जो राजा क्या है, आसानी से अधीनता स्वीकार करे उनको कैरेट, और जो या और जो नहीं करे उनको स्टिक, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी या समझौता और जो है जिस नीति को हम कैरेट एंड स्टिक थ्योरी बोल सकते हैं, छड़ी और गाजर की नीति भी बोल सकते हैं, का अनुसरण किया गया था अकबर के द्वारा। तो ये मैंने शॉर्ट वे में एक आपको सभी सभी को समझाने का प्रयास किया है। दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से सेकंड यूनिट के अंदर मुझे जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे थे, एक शेरशाह, दूसरा अकबर और अकबर की दोनों नीति। वैसे तो पूरी यूनिट ही इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सारे के सारे इस यूनिट में। तो कोशिश की मैंने इन दोनों टॉपिक्स को समझाने की, तो आप अच्छे से इसको समझिए। और भी ये तो बहुत, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, इनके ऊपर आप और भी अपनी जानकारियों को ऐड कीजिए और इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को समझ भी सकते हैं। तो मैंने एक दिशा दिखाने की आप लोगों को प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इससे संबंधित कुछ उपयोगी जानकारी लगे। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लगे, आपको कुछ ऐसा लगे कि सर ये चीज़ बतानी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कोशिश करूँ। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही,
तो जितने भी है मैंने 2 यूनिट आप लोगों के लिए कवर करने का काम किया है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।